हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी पे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और ये एमसीक्यूज बेस्ड है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत नामक किताब के कंटेंट पे। इस किताब के एमसीक्यू सीरीज़ के आज के पहले वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे कंपनी रूल पे, जो कि इस किताब के चैप्टर 1 में कवर किया गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस मुगल शासक के काल में आई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी हुमायूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। ब्रिटिशर्स पहली बार भारत में 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के रूप में आए। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर के द्वारा एक्सक्लूसिव राइट दे रखे थे भारत में ट्रेडिंग करने के लिए। बादशाह अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक मुगल साम्राज्य को संभाला। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस मुगल शासक के काल में ब्रिटिशर्स ने दीवानी हासिल की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन सी आलमगीर, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शाह आलम। का मतलब है दोस्तों राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मेजरली रेवेन्यू के ऊपर कंसर्न थी, बट उन्हें साथ ही साथ सिविल जस्टिस पे भी राइट्स मिल गए थे। और 1764 को ब्रिटिशर्स ने मुगल बादशाह शाह आलम को बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया, और इस वजह से 1765 को शाह आलम को ब्रिटिशर्स को दीवानी देनी पड़ी, और इसके साथ ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे दीवानी मिल गई। दीवानी राइट्स मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से ग्रेजुअली एक टेरिटोरियल पावर, साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ी, और इसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स पास किए जिसके तहत वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शनिंग को कंट्रोल कर सके। जो ब्रिटिशर्स अमेरिका गए थे उन्होंने खुद को अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद खुद को ब्रिटिश क्राउन से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ऐसी सिचुएशन भारत में ना आए, और ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों, वो कौन से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे जिनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोजीशन मिला? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकले, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौसी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे जिनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन मिली। हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने क्या नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए? सबसे पहले इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे जिन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि मिली। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी ओहदे में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे आ गए। साथ ही साथ इस एक्ट ने कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की भी बात की। इस एक्ट ने यह भी कहा कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय किसी भी लोकल से किसी तरह का गिफ्ट नहीं ले सकता या किसी तरह का पर्सनल ट्रेड नहीं कर सकता। और इस एक्ट के तहत कंपनी के जो गवर्निंग बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनको कहा गया कि आप अपना रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश क्राउन को। किस एक्ट को सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन बी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 एंड ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1883। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं दोस्तों, इनमें से कौन से एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
ऑप्शन बी अमेंडिंग एक्ट 1781, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट ऑफ 1883। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों पिट्स एक्ट ऑफ 1784 में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। तो सबसे पहले इसने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने लगी, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी उसने कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करना कंटिन्यू किया। दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनीज की जो टेरिटरीज थी इंडिया में उन्हें पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी अमेंडिंग एक्ट 1781, ऑप्शन सी पिट्स एक्ट 1784, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट ऑफ 1883। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पिट्स एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकॉले एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1883 में क्या मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। तो सबसे पहला इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और उनके हाथ में सारे मिलिट्री और सिविल पावर दे दिए। इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और बंगाल जो थे उनसे लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई और पूरे भारत की लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट चेंज है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ एज ए कमर्शियल बॉडी ख़त्म हो गई और ये पूरी की पूरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। उस समय ऐसा होता था दोस्तों, इंडियंस को जो सिविल सर्वेंट्स के इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं उसके लिए कंसिडर नहीं किया जाता था। इस एक्ट ने इस चीज़ को भी चेंज करने की कोशिश की और इन्होंने कोशिश की कि एक ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया जाए जहाँ पे इंडियन कैंडिडेट्स को भी ब्रिटिश कैंडिडेट्स के एट पार कंसिडर किया जाए फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। पर इस क्लॉज को बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी से और फाइनली ब्रिटिश क्राउन ने इस ऑपोजिशन के चलते इस क्लॉज को वापस ले लिया। थर्ड एक्ट ऑफ 1853 ने प्रपोज किया एक ओपन कंपटीशन सिस्टम जिसके तहत सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट होगा। तो इसके लिए कौन सी कमेटी फॉर्म की गई थी? ऑप्शन ए रैली कमेटी, ऑप्शन बी मैकॉले कमेटी, ऑप्शन सी मूडीमैन कमेटी एंड ऑप्शन डी हंटर कमीशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैकॉले कमेटी। आगे देखते हैं दोस्तों, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत एक 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म की गई जिसने पूरी तरह से लेजिस्लेटिव फंक्शन पे फोकस किया, जबकि जो एग्जिस्टिंग 4 मेंबर्स की गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसने सिर्फ एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे ही फोकस किया। चेंज ये है दोस्तों कि इस एक्ट ने सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। चेंज ये था दोस्तों, इस चार्टर्ड एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इंडिया में एक्सटेंड कर दिया और उनको अलाउ किया कि वो ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया को होल्ड कर सकें ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कितना दिन तक चलेगा इंडिया में, इसके बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये तय किया गया कि जो 6 मेंबर्स चूज़ किए जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनमें से 4 मेंबर्स
प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की थी, उनके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बहुत ही शुभ मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपका आने वाला सप्ताह बहुत ही मंगलमय हो। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज क्राउन रूल पे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।